So hey hello students and welcome back to your channel. How are you all? I hope you are doing great and you are happy in your life. So आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपका जो चैप्टर 7 है मैथ्स का वेरिएशन, और इसका आज ये सेकेंड लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था कि भाई डायरेक्ट वेरिएशन आखिर होता क्या है, और हम जब वेरिएशन का साइन लगाते हैं उस वेरिएशन के साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, तो आपको भी पता है कांस्टेंट लगाते हैं। तो कल हमने ये सीखा था कि भैया अगर आपको बोलना है कि जो मेरा लर्निंग है, यानी कि जितना मैं पढ़ूंगा उतने ही मेरे नंबर आएंगे, राइट। अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, आप कम पढ़ोगे तो आपके कम नंबर आएंगे। तो ये जो रिलेशन है ये इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन यानी कि डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि आपके स्कूल में आप अच्छे नंबर लेके आओगे तो मम्मी आपको क्या करेगी, बहुत प्यार करेगी, और अगर आप कम नंबर लेके आओगे तो मम्मी प्यार आपको कम करेगी। है हालांकि ऐसे रियल में होता नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। यार मम्मी तो हमेशा ही प्यार करेगी चाहे आप कम नंबर लेके आओ या ज़्यादा, बट यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, कि अगर आप पढ़ाई ज़्यादा करते हो तो नंबर ज़्यादा आते हैं, पढ़ाई कम करोगे तो नंबर कम आ जाएंगे। यानी कि इनका क्या है, रिलेशन डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है कि कम हो रहा है। अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये चौक है। ठीक है, अब इसका जो रॉ मटेरियल जो बनाते हैं जिससे, अगर उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो ये चौक की भी प्राइस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हम बोलते हैं ना कि तेल का यार दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो फैक्टर्स होते होंगे जिससे वो तेल का जो रॉ मटेरियल होता होगा उसका दाम बढ़ता होगा, फिर हमारा तेल बढ़ता होगा। ठीक है, पापा की सैलरी क्या हो जाती है, अगर बढ़ जाती है तो हमारे खर्चे भी बढ़ जाते हैं। पापा की सैलरी अगर कम हो जाती है तो हमारी सैलरी कम हो जाती है। तो क्या होता है, ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है। ठीक है, और हमने कल क्या देखा था भैया कि अगर वेरिएशन का साइन ये है, अगर एक्स जो है वो डायरेक्टली वेरिएबल है वाई से, तो इस वेरिएबल साइन को हटाने के लिए हम क्या करते थे, इक्वल का साइन लगाते थे और यहाँ पे कांस्टेंट लगाते थे। कांस्टेंट को यहाँ पे के बोलते थे और मल्टीप्लाइड बाय वाई करते। तो ये हमने कल सीख लिया था। कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखे थे आपके जो सॉरी इसमें दिए हुए हैं एग्जाम्पल, ठीक है, चैप्टर्स में ही। और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। ठीक है, तो प्रैक्टिस 7.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ये हम देख लेते हैं। और अगर आप लोगों को पूरा नॉलेज मतलब पूरा देखना है कि भाई किस तरीके से ये कंसेप्ट बना हुआ है, तो पिछले जो मैंने कल ही वीडियोस अपलोड की है वो वाला लेक्चर आप जाके जरूर देखो। ठीक है, तो हाँ आपको देखो एक यहाँ पे इस प्रैक्टिस 7.1 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल क्या बोल रहा है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, ये रेडियस से है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं भैया, सरकमफ्रेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस। तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब सेकेंड वाला क्या बोल रहा है कि कंजम्पशन ऑफ अ पेट्रोल एल इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार, यानी कि हमको बोल दिया है कि वो पेट्रोल जो है उसका कंजम्पशन दे दिया है हमको कि वो कितना पेट्रोल खाती है, उसको एल बोला गया है, और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसको डी बोला गया है। और इनको बोल रहा है कि भैया डायरेक्ट वेरिएशन में हम कैसे लिख सकते हैं, तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है भैया, जितना वो ज्यादा चलेगी उतना वो ज्यादा पेट्रोल खाएगी, जितना वो कम चलेगी उतना वो कम पेट्रोल खाएगी। तो आ गया डायरेक्ट वेरिएशन, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट का। अब हम देख लेते हैं कि भैया सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक टेबल दे दिया गया है आपको, इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, ये टेबल है आपका, ये आपको बोल दिया है कि भैया ये क्या है, यहाँ मैं लिख लेती हूँ थोड़ा क्योंकि जगह कम पड़ेगा। ये आपको बोल दिया है कि ये नंबर ऑफ एप्पल्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल्स है, और ये हमको दे दिया है भैया कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स यानी कि ये नंबर है, ये कॉस्ट है, हमको बोल दिया है 1, 8, 4, 32। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे 56 है, अगेन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, और यहाँ पे आपका दे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, और यहाँ पे 160 है। ठीक है, और कहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे भी है शायद, है ना। अब देखो आपको ये क्या करना है, सिर्फ क्या बताना है कि भैया नंबर ऑफ एप्पल्स कितने होंगे जब मेरी कॉस्टिंग कितनी है, 56 है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, मतलब 8 रुपए का कॉस्ट ऑफ एप्पल कितना है, 8 रुपए है। 8 रुपए का कितना मिल रहा है भैया, एप्पल एक मिल रहा है मुझे। 32
कॉस्ट है तो उसमें कितना हो जा रहा है, मुझे 4 एप्पल मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, देखो 1 जो है, एक एप्पल का कॉस्ट कितना है, 8 रुपए है। ठीक है, तो भैया 56 का कितना होगा, तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगी, इसको एक मान के चलो x ले लेती हूँ। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, इसको ऐसे नहीं करते हैं। आप लोगों को मैं मतलब मैं शॉर्टकट बता रही थी, मुझे याद आया यार शॉर्टकट तो नहीं बता सकती मैं, आप लोगों को कैसे पूरा मुझे सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि चलो, जब आपको ऐसे लिखना है कि यहाँ पे पूरा आपको लिखना है कि जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं इज 1। ठीक है, when cost of apple is 8। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एप्पल क्या है, 8 है, और मेरा जो नंबर ऑफ एप्पल है वो क्या है, 1 है। ठीक है, यानी कि मैं इसको क्या लिख ले रही हूँ, आपका जो ये है नंबर ऑफ एप्पल्स को मैं क्या ले रही हूँ, x ले रही हूँ, एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल्स को मैं y ले रही हूँ। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि आपका जो कॉस्ट ऑफ एप्पल है वो कितना है, अब कॉस्ट ऑफ एप्पल 8 है और नंबर ऑफ एप्पल 1 है। ठीक है, अब जब ये कॉस्ट ऑफ एप्पल मेरा 32 हो जा रहा है तो मेरा नंबर ऑफ एप्पल कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। यानी कि मुझे सिंपल सा क्या करना है भैया, कॉस्टिंग मेरी एक की मुझे बता दी गई है। ठीक है, एक की, तो 56 मेरे कितने, अगर 56 का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 8 जो कॉस्ट है, एक की कॉस्ट से उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 56 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 7 आ गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मेरे को फिल इन द ब्लैंक्स क्या आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है। मतलब मेरे को 56 रुपए में कितने मिलेंगे, 7 एप्पल मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं 12 की जगह। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, हाँ अब यहाँ पे अब क्या करो, देखोगे 12 जो नंबर ऑफ एप्पल है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे 12 है, 8 अगर है यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे देखो भैया 160 है मेरा। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 160 से यहाँ पे जो 8 एप्पल्स है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि मेरे 20 एप्पल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो है मैंने आपको इसलिए पूरा करके नहीं बताया क्योंकि भैया ये आपके जो सिलेबस में ये कैसा है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला ही है, तो इसलिए मैंने इतना पूरा नहीं करके बताया है। जस्ट देखो, यानी कि मुझे 56 में 7 एप्पल मिल रहे थे। ठीक है, 96 में 12 एप्पल मिल रहे थे, 160 में 20 एप्पल मिल रहे थे। ठीक है, ये हो गया। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में, m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, जहां पर m की वैल्यू हमको दी गई है 154, 7 की वैल्यू दी गई है हमको, सॉरी n की वैल्यू दी गई है हमको 7। ठीक है, वैल्यू ऑफ m पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ m पूछ रहा है जब हमारा n कितना है, n क्या है हमारा 14 है। तो देखो कल ही हमने क्या सीखा था कि भैया अगर इसका मुझे ये क्या है, हमको ये दे दिया है, गिवन है m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो प्रोपोर्शनल का जब मुझे साइन हटाना है तो मैं क्या करती हूँ, इक्वल का साइन लगाती हूँ, कांस्टेंट लगाती हूँ, इनटू n, या फिर इसको डायरेक्टली इनटू n लिख लो। अब क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है 154 इक्वल्स टू k का वैल्यू तो मुझे निकालना है, और n की वैल्यू क्या दी हुई है, 7 दी हुई है। तो जिससे k की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 154 अपॉन 7 यानी कि 22 आ गई। ठीक है, k की वैल्यू मेरे को 22 आ गई है। बट मुझे अब क्या पूछा है भैया, वैल्यू ऑफ m पूछा है जब मेरा n क्या है, 14 है। तो अगेन फिर से मैं क्या करूंगी, m लिखूंगी k इंटू n। अब मुझे m की वैल्यू पूछ रहा है, k की वैल्यू मेरे पास आ गई है कितनी, 22 इंटू n की वैल्यू कितनी है मेरी, 14 है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, 22 इंटू 14 अगर करते हो, 88 इंटू 22, 308 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट, बहुत ज़्यादा आसान है। कांस्टेंट का जो है आपको ये हटाना है, सॉरी जो प्रोपोर्शन का वैल्यू, प्रोपोर्शन का जो ये है आपका एक्सप्रेशन है वो आपको हटाना है, इक्वल लाना है और जस्ट वैल्यू में पुट करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया थर्ड वाला। ठीक है,
अब आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तो चलो यार आसान है, ये मैं नहीं कर दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, अब हम एक लास्ट वाला जो आपका है लास्ट है कि सॉरी फिफ्थ वाला हम कर लेते हैं। ठीक है, y जो है आपका क्या बोल रहा है, y वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, मतलब y जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू यहाँ पे दे दी है 16। ठीक है, y की वैल्यू आपकी दे दी है 24। ठीक है, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, यानी कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब मुझे k की वैल्यू निकालनी है और x और y का क्या रिलेशन बताना है। ठीक है, तो अगेन मुझे क्या करना है, अगेंस्ट कांस्टेंट ये जो है प्रोपोर्शन है उसका मुझे क्या करना है, ये एक्सप्रेशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, इक्वल टू k इंटू रूट एक्स। ठीक है, k इंटू रूट एक्स। ठीक है, x की वैल्यू y की वैल्यू मेरे पास 24 ऑलरेडी है, k की वैल्यू नहीं है, रूट x की क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी x की क्या। ठीक है, तो 24 इक्वल्स टू k। अब रूट x मुझे हटाना है तो ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 24/4 दैट इज 6 आ गई। ठीक है, k की वैल्यू तो मेरी कितनी आ गई है भाई 6 आ गई है, तो कांस्टेंट की वैल्यू तो आ गई। बट अब मुझे आगे क्या पूछा है, x और y का रिलेशन पूछा है। ठीक है, फिर से मैं क्या करूँगी, कांस्टेंट लूँगी, फिर से ये क्या करूँगी, देखो x इज इक्वल्स टू k इंटू वाई होता है। ठीक है, k इंटू वाई होता है। ठीक है, तो मेरे पास k क्या आ गया है 6 आ गया है, यानी कि मेरा x का क्या आ गया है 6y, ये आपका ये आ गया इक्वेशन ऑफ वेरिएबल, और y का क्या आ जाएगा यहाँ पे x/6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। x क्या है 6y है और y का ये क्या है x/6 है। तो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को फिर से एक और बार देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है देखो क्या बोल रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ रेम्यूनरेशन है पेड टू लेबरर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इनडायरेक्ट वेरिएशन with the number of labors. ठीक है, if the remuneration of labors is of 4 labor is 1000, find the remuneration of 17 labors। मतलब आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो टोटल रेम्यूनरेशन है, जो सैलरी है, ठीक है, जो कोई जैसे हमारे घर में कोई भी काम करता है, ठीक है, तो उसकी हम रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी, उसको पैसा हम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी टोटल रेम्यूनरेशन है, ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं किसको, ये डायरेक्टली वेरिएबल है नंबर ऑफ लेबरर्स के। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है भैया, जितने हमारे लेबर ज़्यादा होंगे उतना मेरा रेम्यूनरेशन बढ़ेगा, जितना लेबर मेरा कम होगा उतना रेम्यूनरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बस इसमें ये बोल रहा है, और ये भी बोल दिया है कि जो टोटल रेम्यूनरेशन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लेबरर्स के। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि भैया रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स का, मतलब 4 जो लेबर है उनका जो रेम्यूनरेशन है, उनकी जो सैलरी है वो 1000 रुपए है। तो हमको पूछ रहा है कि भैया रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबर का कितना होगा। तो भैया सबसे पहले मुझको तो ये पता करना पड़ेगा कि एक लेबर का कितना हो रहा है। तो एक लेबर के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, 1000 डिवाइडेड बाई 4 करूंगी, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 250 आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक लेबर के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ रहा है, 250 पैसा, 250 रुपीज देना पड़ रहा है। तो भैया 17 के लिए कितना देना पड़ेगा, 17 इंटू 250। ठीक है, अब क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं, 4250। ठीक है, ये 4250 आप कर लो, आपके ये सॉरी कॉपी में करके यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर नहीं समझ में आया है तो दोबारा इस वीडियो को देखो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को जो आपका जो साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी, उसके भी जो चैप्टर्स के जो ये है चैप्टर्स हैं, यानी कि वो हम रोज़ अपलोड कर रहे हैं वीडियो, तो जाइए और देखिए। और तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।